अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और अशोक लीलैंड का अगर हम सेटअप एनालाइज करें पूरी सीरीज में, तो जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी इसके चार्ट में देखने को मिली और स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था और उसके ऊपर ही ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मेरे लिए 135 136 जोन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसने इतनी वॉलेटिल मार्केट में भी अपने आप को होल्ड करके रखा उस लेवल के ऊपर। कल के सेशन में भी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला और अब ये 140 के ऊपर वापस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड में यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 141 के आसपास कल के फ्यूचर क्लोज थे। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 148 से 150 तक के। करंट लेवल से 137 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह है। अशोक लीलैंड आज आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, लीजिए साहब। ये आज शुक्रवार के दिन ऑटो स्टॉक्स पे मेहरबानी जारी है। अशोक लीलैंड कल डे हाई पे क्लोज हुआ था और असित और राजेश जी का जो ट्रेड है वो है अशोक लीलैंड। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए वो रहेगा एचडीएफसी। रादर मैंने पहले भी कहा था एचडीएफसी पे नजर है। एचडीएफसी बैंक का आई थिंक आज रिजल्ट भी है, तो ट्रैक्शन रहेगा, नजर इसी पे रहेगी। तो एचडीएफसी लिमिटेड ये मेरा पहला पिक रहेगा। एचडीएफसी लिमिटेड में देखिए दो चीजें बहुत बढ़िया है। एक तो अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको डब्ल्यू यानी वीकली चार्ट पे दिखता है, और यही अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो यहाँ पे एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन दिखता है। डायमेट्रिक फॉर्मेशन एक बड़ा ब्रेकआउट की तरफ पॉइंट करता है। सो डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट दोनों का कन्फ्लुएंस अगर आप निकालते तो आपको समझ में आता है कि इसका टारगेट प्रोबेबली ये एक बार 2850 के ऊपर सस्टेन होता है, जो कि कल ऑलमोस्ट इसने क्लोज दिया है। तो इसका पोजिशनल टारगेट प्रोबेबली 3000 प्लस का बनता है, लेकिन एज ए ट्रेडर मैंने इसका एक छोटा टारगेट लिया है 2940। सो एचडीएफसी लिमिटेड इज अ बाय। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2810 का। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी के नजदीक है, तो एटीएम पे काम करें। 2850 का कॉल ऑप्शन करीबन 47 रुपीज के आसपास का इसका कल का क्लोजिंग, इससे बाय करें। 30 का स्टॉप लॉस रहेगा और 80 प्लस का टारगेट लेके एचडीएफसी लिमिटेड बाय कर सकते हैं। ओके, आप अगर देखें एचडीएफसी में बाय कॉल दे रहे हैं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कि ये इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस पैटर्न पे ही बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइक टाइटन, लाइक बाटा पैसा बना के दिया है लोगों को। मल्टी ईयर हाई की ट्रेजेक्टरी को पार करना विद राउंडिंग बॉटम्स, बहुत पैसा बनाया लोगों ने इसमें इस बार। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैलजी। तो देखिए फाइनेंशियल्स पे ही हमारा फोकस है और एचडीएफसी लिमिटेड पर कल हमने बीटीएसटी की सलाह भी रखी थी और 2 बजे के ट्रेड में रखा था। आज इसको एक टॉप पिक के तौर पर जगह देना चाहेंगे। 2820 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 2950 के लक्ष्य मुझे लगता है एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिलेंगे। और अब वैसे भी हम पूरे हाउसिंग फाइनेंस थीम पर काफी बुलिश है। कैनफिन होम्स पे भी हमने कल एक बीटीएसटी की सलाह रखी थी, तो मेरा मानना है कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी लिमिटेड और कैनफिन होम्स ये काफी अच्छा करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक में मेरा एक बाय का रिकमेंडेशन अभी रहेगा। बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन एक्सिस बैंक ने दिखा चुका है, तो एक्सिस बैंक में 700 रुपए के स्टॉप लॉस से एक खरीदारी की राय मेरी बनी रहेगी। और यहाँ मेरा मानना है कि 740 के लक्ष्य आपको इमीडिएट बेसिस पर एक्सिस बैंक के शेयर में भी देखने को मेरी वीरेंद्र मिस्टेक हो गई। 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 800 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 840 के लक्ष्य एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, तो आप एक्सिस बैंक में काफी बुलिश हैं और कल के कोटक महिंद्रा बैंक के मूव को देखने के बाद जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है अन्य बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स का फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, उसको शायद आप प्ले कर रहे हैं। और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है एचडीएफसी पे। तो एचडीएफसी पे 2 अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड्स आ गए। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग शायद जी। देखिए कन्विक्शन ट्रेड बैंकिंग क्षेत्र से रहेगा। आरबीएल बैंक मेरा पिक है। अगर आप देखिए तो जनवरी से लेकर अगस्त तक हमने बहुत क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखा, काफी परेशानियों में रहा स्टॉक, लेकिन 160 के लोज बनाने के बाद रिवर्सल देखने को मिला और हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू कर दिया है। मेरा समझना है कि इस बार ये अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 200 रुपए के आसपास है उसको ब्रीच करके कम से कम 210 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 189 का स्टॉप लॉस रहेगा और 210 के टारगेट रहेंगे।
ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो आरबीएल बैंक के 200 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो कि 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरबीएल बैंक का 200 का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी करिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर जो प्राइस टारगेट है वो करीब करीब 14 रुपए के रहेंगे। ओके, कल याद रखिएगा हमने इस ऑप्शन को भी और इस फ्यूचर्स को भी ट्रेड करवाया था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 16 जुलाई 2021 के बाद ये स्टॉक अब एक थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने का, रीगेन करने का। अब चलते हैं प्रकाश गाबा सर के पास। सर गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड है HDFC थर्ड। मैं सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि 2 बार तो हो गया, तो मैं उसको इग्नोर कर लेता। टाटा मोटर्स भी इग्नोर करूंगा क्योंकि बात हो चुकी। अब मैं चुन रहा हूं ICICI बैंक। 780 का टारगेट है, मुझे लगता है वहां तक जरूर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप बिलो 740 और मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं ICICI बैंक। मेरे पास लॉन्ग पोजीशंस है वाया ऑप्शंस। अगर किसी को लेना है तो 770 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए का स्टॉप लगाइए, 22 रुपया पॉसिबल है। ICICI बैंक। मुस्तैदी से आप देख रहे हैं गाबा साहब को कि वो ICICI बैंक पर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनका ट्रेड भी आपके सामने डिस्क्लोज्ड है और रिकॉर्ड हाई पर आपने इस काउंटर को बंद होते हुए देखा। कल यहाँ पर नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे और एक बुलिश कॉल बैंक पर आती हुई। रचना जी को जोड़ते हैं। नमस्ते रचना जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए क्या है आपकी आज की पहली पसंद? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी पहली पसंद आज की रहेगी ग्रासिम का फ्यूचर्स। और ग्रासिम के फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से अगर 1715 का एसएल सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी लेवल्स लाइक 1795 एंड इवन 1810। और ये स्टॉक में कल से मोमेंटम बना हुआ है और मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्दर फॉलो थ्रू आना चाहिए। और इंट्राडे डिप्स पे बाइंग करेंगे तो सेफ्टी और बढ़ जाएगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा। हमने ग्रासिम का लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है। 3 दिन की गिरावट के बाद कल एक हरा निशान आपने ग्रासिम में देखा। 1745-47 का जो क्लोज आप देख रहे हैं कैश और फ्यूचर्स में, दिन का उच्चतम लेवल है 1754 और जो हम लोगों ने रिकॉर्ड हाइज ट्रैक किए थे वो थे लगभग 1800 रुपये 4 दिन पहले। ध्यान दीजिए, सोडा ऐश के प्राइसेस ग्लोबली आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं और भारतवर्ष की इकोनॉमी में ग्रासिम लगभग 24 से 25% सोडा ऐश की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। ये आपके सामने स्टॉक कॉल्स हैं। कुछ ही समय में इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे। अब मौका है हमारे रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब को जोड़ने का। मयूरेश जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। हम लोगों ने बाजार में पिछले 3 दिन ज़रा तकलीफ में गुजारे, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी और बहुत शॉर्ट साइड एक्शन आपने कई हाई बीटा काउंटर्स में देखा। बताइए अब क्या ये परेशानी आपको समाप्त होती हुई दिख रही है? हम लोग अक्टूबर के आखिरी सत्र में बैठे हुए हैं FNO एक्सपायरी में। क्या ध्यान और रुझान है खासकर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पर? Morning to everyone on the panel. So I think जो लास्ट 3-4 दिन से एक्टिविटी हो रही है इंडिया के शेयर मार्केट में, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ जो हमारा आउट परफॉर्मेंस था। तो आई थिंक जितनी हेवी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स में, आई थिंक थोड़ी पेनफुल जरूर है, बट आई थिंक वी हैव नॉट इवन करेक्टेड मीनिंगफुली शेल सर। मुझे लगता है जो प्रॉफिट बुकिंग है ये हेल्दी है मार्केट्स के लिए। जो एक्सेसेस बिल्ट होती है मार्केट्स में इसको थोड़ा कम करती है और थोड़ी सैनिटी लाते हैं मार्केट्स में। तो बिल्कुल आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग मानूंगा मैं वेरी वेरी हेल्दी साइन। और एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में ऐसे प्रॉफिट बुकिंग के झटके आते रहते हैं, तो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर दिस। तो जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं आई थिंक दे शुड नॉट बी स्कैर्ड विद दिस। अगर आपके पास क्वालिटेटिव स्टॉक्स है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। दूसरा, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है ग्लोबली, सप्लाई चेन के जो इश्यूज दिख रहे हैं ये शायद आई थिंक आंकड़ों में दिख रहे हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स में थोड़े कॉम्प्रेशन जरूर दिखने मिले हैं, बट एट द सेम टाइम डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप फेस्टिव सीजन की बात करें, अनलॉक ट्रेड की बात करें,
तो रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग। हालांकि आई थिंक मार्जिन्स बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैव बीन ऑन द लोअर साइड, जिसके वजह से बॉटम लाइन पे थोड़ा फर्क पड़ा है, बट आई थिंक दैट शुड नॉर्मलाइज इन अ क्वार्टर और टू एंड वी शुड नॉर्मलाइज आवर एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। और तीसरा एफआई पर्सपेक्टिव के हिसाब से शायद मुझे लगता है, आई थिंक इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मार्केट्स। जो मैं स्टैट्स देख रहा था कंपेयरिंग इंडिया विद अदर इमर्जिंग स्पेसेस, आई थिंक वी स्टैंड आउट टू बी द बेस्ट। तो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन जो मार्केट्स में हमें दिख रहा है, आई थिंक ये हेल्दी साइन है। एक बाय वॉच लिस्ट तैयार रखें एंड दैट प्रोबेबली विल इंश्योर कि आपकी जो आई थिंक एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगले 12 महीने से जबरदस्त रहेगी। बैंकिंग के लिए मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रांगली प्लेस्ड है, क्योंकि आई थिंक जैसे सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, बैंक्स विल बी द फोरफ्रंट और एक बैकबोन होता है हर एक लेंडिंग पर्पस के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए। तो आई थिंक सिलेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक स्टेट बैंक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहनी चाहिए। बैंक स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट में कोटक, आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। पर जो स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई थिंक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, आई थिंक इसको जरूर आपके वॉच लिस्ट पे रखें। आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाय राइट नाउ, थोड़ा मार्केट्स को स्टेबलाइज होने दीजिए, बट इसके जो नंबर्स हैं आई थिंक स्पेसिफिकली पिछले तिमाही में जो लोन ग्रोथ में दबाव दिखा था कोविड की वजह से, I think you are probably expected to see huge amount of normalization expected to happen. पिछले तिमाही में जो इन्होंने I think numbers पोस्ट किए थे, specifically अगर आप देखें NIMS at 7.2, this is second best to Bajaj Finance. So आप पेडिग्री समझ सकते हैं, जो AUM ग्रोथ है चोला की 20% के एक ट्रेजेक्टरी में पिछले 10 वर्षों में इन एन एवरेज lies second best to Bajaj Finance, and that gets reflected in ROEs and ROEs. So ROE जो I think 3%, return on equity 17%, इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। तीसरा I think in terms of the segments itself, vehicle finance bouncing back very very smartly. Loan against property हमने देखा है, ये real estate का demand is coming back very very strongly, as well as housing loans. तो asset quality का जो stress है restructured pool पे, which is at 5.4, should come down. क्रेडिट कॉस्ट जो 3% पे आई थी, दैट शुड कम डाउन टू 2.1%, और इसके वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं और भी एक्सपैंड हो सकते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली प्राइवेट पब्लिक चुनिंदा, जैसे मैंने कहा, एंड अ फ्यू एनबीएफसीज एज वेल, एनबीएफसीज को भूलना नहीं चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आपके बाय वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। चलिए, ये आपको एक बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल मिला एनबीएफसीज पर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर, जो रिकॉर्ड हाई पर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है हमारे रिसर्च गुरु श्री जोशी साहब को। आपके सामने सारी टेक्निकल स्टॉक कॉल्स प्रस्तुत हैं, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस